अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद के लिए अपोजिशन अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं। लाहौर अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकातों का मरकज़ बना हुआ है। गुज़श्ता रोज़ साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। कई घंटों तक ये मुलाकात जारी रही। फिर JUI के रहनुमा भी इसमें शरीक हुए और फिर आज आसिफ जरदारी वफ़द के साथ शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पहुंचे, जहां मौलाना फजलुर रहमान भी मुलाकात में मौजूद थे। जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने चौधरी बरादरान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और फिर आसिफ अली जरदारी ने चौधरी बरादरान को आज इशाए पर मदऊ किया। आज शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर अपोजिशन कायदीन के इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है, जिसके मुताबिक अपोजिशन की तमाम जमातों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई है, जो सियासी और कानूनी हिकमत अमली तय करेगी और तहरीक आदम एतमाद पेश करने के वक्त का तयन करेगी। 2 दिन में अपोजिशन के अहम रहनुमाओं की 2 अहम मीटिंग्स हुई और फिर इत्तेहादी काफ लीग से मुलाकातें हुई। इस दौरान अपोजिशन के अहम रहनुमाओं ने खामोशी इख्तियार की हुई है, मगर ज़राए से खबरें सामने ये आ रही हैं कि गुज़श्ता रोज़ आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात में पहले वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मशवरा दिया गया। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI ने नंबर गेम पर इत्मीनान का इजहार किया और ये तय पाया कि अदम एतमाद तहरीक के लिए हतमी तारीख का फैसला मरकजी क़यादत करेगी। ज़राए के मुताबिक इस बात पर भी इत्तेफाक हुआ कि वक्त कम है, इसीलिए बरह रास्त इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। उस्मान बुज़दार या असद कैसर को बाद में देखा जाएगा। स्पीकर या वज़ीर आला को फोकस किया तो वज़ीर आज़म को वक्त मिल जाएगा। इजलास में शुरा ने राय दी कि नंबर्स गेम इत्तेहादियों के बगैर भी पूरा होगा, लेकिन फिर भी इत्तेहादियों से बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने चौधरी बरादरान के साथ मुलाकात में आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ से मुलाकात पर चौधरी बरादरान को एतमाद में लिया। मौलाना ने चौधरी बरादरान को जरदारी और शहबाज से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का यकीन दिलाया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अगर हुकूमत को रुखसत ना किया तो मुल्क व कौम का मज़ीद नुकसान होगा। इसके अलावा जियो न्यूज़ के ज़राए ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन जमातों ने अपने अरकान कौमी असम्बली से दस्तखत करवाने शुरू कर दिए हैं। अपोजिशन जमातें हुकूमत के 24 अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा तो कर रही हैं। नून लीग 16, पीपल्स पार्टी 6 और JUI 2 हुकूमती अरकान की हिमायत का दावा कर रही है। अपोजिशन अपने 86 अरकान कौमी असम्बली से दस्तखत शुदा तहरीक तैयार कर रही है। अपोजिशन जमातों के पास अपने 162 अरकान मौजूद हैं और इसे मजीद 10 वोट की ज़रूरत है। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद मार्च के दूसरे हफ्ते में जमा करवाए जाने का इम्कान है। अपोजिशन मुसलसल नंबर्स पूरे होने का दावा कर रही है और ये दावा भी कर रही है कि हुकूमती जमात के 20 से 24 अरकान उनसे राबते में हैं, मगर आज तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दावा किया कि हुकूमत के 3 MNAs को अदम एतमाद के लिए पैसे ऑफर किए गए। उन्होंने मजीद कहा कि मरीम नवाज घबरा गई हैं। मरीम औरंगजेब का बयान नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मंजूरी से आया है। कम अज़ कम हमारे 3 MNAs ने, जिनमें एक जो है वो अक़लियती मेंबर है, एक खातून है, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि उनको पैसे ऑफ़र किए गए हैं अदम एतमाद के लिए। जरदारी और शहबाज शरीफ इन दोनों ने रात को जो मुलाकात की, डिस्कशन कर रहे हैं कि लोग ख़रीदने हैं, आप कितने पैसे डालेंगे, हम कितने पैसे डालेंगे। मरीम नवाज़ घबरा गई हैं। ये जो मरीम औरंगज़ेब का बयान है, ये ज़ाहिर है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मंजूरी से आया है। इनकी एक बेवकूफ़ाना, अहमकाना और मैं ये समझता हूँ कि एक ख़तरनाक स्ट्रेटजी है। मरीम औरंगज़ेब साहिबा को भी कहना चाहता हूँ, एहतियात किया करें, ऐसी बेवकूफ़ाना बातें ऊपर वाले जो कहते हैं वो लिख के नहीं आगे कर देते हैं। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने आज पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपोजिशन को कहना चाहते हैं कि हम सोए हुए नहीं हैं, अपोजिशन से डबल हम तैयार हैं, हमने अपनी तैयारी की है, हर चीज़ के लिए तैयार है। हम कोई सोए हुए नहीं है, इतना आसान काम नहीं है कि हमारे खिलाफ आप एतमाद ले। तो ये एक ड्रामा बना हुआ है, एक हाइप क्रिएट किया हुआ है और मुझे यकीन है कि जिस तरह ये तैयारी करें उससे डबल हम भी तैयार है। तो हम तो हर वक्त मुकाबले के लिए तैयार है। सिर्फ ये लोगों को धोखा देने के लिए इंशाल्लाह कोई अदम एतमाद नहीं ला सकता। हमने अपनी तैयारी की हुई है, हम रेडी है हर चीज़ के लिए और मुझे यकीन है जो मैं मैदान में हालात देख रहा हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ये बातें कर रहे हैं। जो मेंबर्स PTI के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट डालेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो एतमाद का वोट ही नहीं ले सकेंगे। बहुत इश्यूज़ है, बहुत रास्ते हैं बीच में, बहुत सारी रुकावटें हैं और PTI के MNA तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। फवाद चौधरी को जवाब देते हुए आज मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा कि पैसों की पेशकश करना दूर की बात, कोई तहरीक इंसाफ का टिकट भी नहीं लेना चाहता।
मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि इमरान खान के इक़्तिदार के 15-20 दिन रह गए। जब से तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन की मुशावरत शुरू हुई है, इमरान खान साहब और कराए के तर्जुमानों की सिर्फ रोना और चीखें सुनाई दे रही हैं। आपकी टिकट के ऊपर कोई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। जो आपके इत्तेहादी हैं और जो आपके अपने मेंबरान आपके साथ बैठे हैं, वो आज अपने हलकों में नहीं जा सकते। उनको पैसे ऑफर करने की ज़रूरत नहीं। आपने जो उनका हाल किया है कि आज वो सियासत नहीं कर सकते आपके नाम के ऊपर अपने हलकों के अंदर। कराए के तर्जुमानों को भी चाहिए, इमरान साहब को चाहिए जो 2, 4, 5, 10 दिन रह गए हैं, 15 दिन, 20 दिन इक़्तिदार के, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि हमारी तवक्को से ज़्यादा अपोजिशन को रिस्पांस मिल रहा है। वज़ीर टॉक शो में बढ़ के लगाते हैं और शो से निकलकर हमें फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मजबूर है हमारे लिए भी जगह बनाएं। हम जिससे भी राब्ता कर रहे हैं, हमें बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और हमें यकीन तो था लेकिन इस कदर अंदाज़ा नहीं था कि खुद पीटीआई के अंदर लोग इमरान नियाज़ी से कितने नाला हैं। आप हुकूमत के वज़रा की गुफ्तगू पे ना जाएं, ये टीवी टॉक शो पे बढ़के लगाते हैं और जो ही टॉक शो खत्म करके निकलते हैं ये हमें फोन करते हैं कि यार हमारी बातों पे ना जाना, हमारे लिए कोई जगह बनाओ, हम मजबूर हैं। इमरान नियाज़ी हमें बहुत दबाव डालता है कि जाके गाली गलौज करके आओ। बज़ाहिर हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही पूरे एतमाद दिखाई दे रही हैं, मगर दोनों तरफ से मुसलसल मुलाकातें और मुशावरत भी जारी है। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे अपने मेहमानों से। परवेज़ खटक भी हमारे साथ शामिल होंगे तहरीक इंसाफ की तरफ से। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा भी साथ होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद खाकान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुलाकातों में तो बहुत तेज़ी आ गई है। अपोजिशन जमातों की अब तक की जिद्दोजहद क्या है? क्या इन मुलाकातों का या के बाद दीगरे होना, क्या बहुत बड़ा कोई इख्तलाफ मौजूद था जिसको दूर करने की कोशिश की जा रही थी? और अगर ये बात अपोजिशन रहनुमाओं की तरफ से किसी इजलास में कही गई है कि इतने नंबर्स गेम पूरी है कि इत्तेहादियों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसमें फिर ताखीर इतनी क्यों है शाहिद खाकान साहब? देखिए, ताखीर इस काम में नहीं होती। आप पूरी अपनी तैयारी करते हैं, इसके बहुत से मुलाकात होते हैं जो कुछ आईनी है, कुछ जो अपने मौके पर करना है, कैसे इसको मैनेज करना है, ये काफी मैनेजमेंट इसकी काफी मुश्किल काम होता है। तो इन सब बातों पर मुशावरत हो रही है। तो ये मुशावरत का अमल ही है जिससे जाके तहरीक अदम एतमाद होगी और जिस दिन फाइल होगी पता आपको उस दिन चलेगा, उससे पहले कोई तशहीर इसकी नहीं की जाती। आपकी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि वज़रा टॉक शोज में बढ़ के मारते हैं। पिछले 3.5 बरस को देखा जाए तो अपोजिशन जिस भी बिल की मुखालफत करती थी, जिस भी हुकूमती इकदाम को, उसमें से किसी एक को तो रोक नहीं सकी पार्लियामेंट में। अगर उसकी मुखालफत कर भी देते हुकूमत के अरकान तो शायद उनको इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता। वो सब में आपका साथ नहीं दे सके, लेकिन पूरी की पूरी काया पलटने के लिए वो रातों रात आपका साथ देने के लिए तैयार हो गए हैं तहरीक इंसाफ के अरकान, जिसमें वो अपने ही वज़ीर आज़म के खिलाफ चले जाएंगे। ये जब आप गवर्नमेंट के बेंचेस पे बैठे हो तो आप बिल्स की मुखालफत नहीं कर सकते, लेकिन अब जब तहरीक अदम एतमाद आती है तो उसके अंदर ये हतमी फैसला होता है। इसमें बहुत से लोग ये फैसला करते हैं और वो करना चाहते हैं। जो तादाद है वो कम नहीं है जो लोग छोड़ना चाहते हैं। ये 22 लोगों को तो मैं आप पहले भी कहा है कि मैं खुद जानता हूँ जो पीटीआई छोड़कर अपोजिशन को ज्वाइन करना चाहते हैं इस काम में, बल्कि उससे भी ज्यादा लोग हैं, लेकिन 22 का नंबर तो मैं खुद जानता हूँ। अच्छा, तो एक तो आपकी कोशिश है अपोजिशन जमातों की, मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की, JUIF की, और अपने इत्तेहादियों से भी आप मिल रहे हैं और रोज़ाना ही ये दावा आता है कि नंबर्स गेम पूरे होंगे। ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग हमारे साथ शामिल हैं बल्कि इत्तेहादी भी अपनी हिमायत का यकीन दिला सकते हैं। लेकिन इस सूरत में फवाद चौधरी साहब का बयान के अपोजिशन जमातों की तरफ से तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को पैसे ऑफर किए गए, बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है खाकान अब्बासी साहब। ये जी, फवाद चौधरी साहब का नौकरी है संगीन इल्ज़ाम लगाना, लेकिन उनके इल्ज़ाम में कभी इससे पहले भी हकीकत नहीं हुई, ना आज है। वो ये काम करते रहेंगे, उनकी तो नौकरी इसी पर कायम है। अच्छा, तो आप यानी आप इसका कोई जवाब नहीं देंगे? कोई हिकमत अमली नहीं होगी अपोजिशन जमातों की उनके इस इल्ज़ाम पर? हमारी क्या हिकमत अमली होगी? मैं हर एक से पूछता हूँ कि बताएं आखिरी साज कब बोला था फवाद चौधरी साहब ने। ओके, खाकान अब्बासी साहब, आप बहुत जिक्र करते रहे हैं कि कामयाब नहीं हो सकेगी तहरीक अदम एतमाद या कोई भी कोशिश जब तक हुकूमत को ख़ास तरह की हिमायत हासिल रहेगी या
बैसाखियों के लफ्ज़ का इस्तेमाल भी आपने किया है, तो वो आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं? अब बाकायदा रास्ता मौजूद है कि आप तहरीक आदम एतमाद तक पहुँच सकें, बावजूद इसके कि कोई भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तारीख में तहरीक आदम एतमाद से हटाए नहीं जा सके? जी, और किसी वज़ीर आज़म ने मुल्क का ये हाल भी नहीं किया। आज अवाम का दबाव है, तो अवाम के दबाव के सामने बैसाखियाँ नहीं ठहर सकती। ये हुकूमत जिस तरह लाई गई थी इलेक्शन चोरी कर कर, जिस तरह इसको सपोर्ट किया गया पिछले 3 साल, अब वो मुमकिन नहीं है कि इस मामले को मजीद बढ़ाया जाए। तो अब हमें पूरा यकीन है कि ये बैसाखियाँ नहीं रहेंगी और अवाम के दबाव के सामने इन सब चीज़ों को ख़त्म होना पड़ेगा। जो निज़ाम के अंदर एक गैर आइनी मुदाखलत है वो ख़त्म होगी और एक आइन का अमल जो है आदम एतमाद वो इंशाल्लाह पूरा होगा। तो फ़ोन कॉल्स का सिलसिला अभी भी जारी है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, अपोजिशन के अरकान को फ़ोन कॉल्स आने का? जी, वो बयान दिया था इतवार वाले दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कि फ़ोन कॉल की गई हैं और ये मुनासिब बात नहीं है। जब ये हम गैर आइनी मुदाखलत जब भी मुल्क के निज़ाम में होती है तो मुल्क का नुकसान ही होता है। तो हमें पूरा यकीन है कि फ़ोन कॉल्स भी नहीं रहेंगी और बैसाखियाँ भी नहीं रहेंगी और एक जमहूरी अमल जो है वो आइन के मुताबिक पूरा होगा। तो इस वक्त कौन सी इत्तेहादी जमात ऐसी है हुकूमत की जो सबसे ज़्यादा तैयार है या अपोजिशन जमातों का साथ देने के लिए तहरीक आदम एतमाद पर? देखिए, हमारा काम है दावत देना। हमने सबको दावत दी है कि आप जिस हुकूमत के साथ खड़े हैं, आवाम की सपोर्ट वो खो चुकी है और अगर आप भी इनके साथ खड़े रहेंगे इस बदनुमा दाग जो आज मुल्क की सियासत पर है, तो कल लोग आपसे भी सवाल करेंगे कि आप किस मकसद के लिए एक ऐसी नाकाम हुकूमत जिसने अवाम को तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दिया उसके साथ खड़े रहे हैं। तो यही बातचीत तमाम इत्तेहादियों से हुई है। हमें उम्मीद है कि वो भी समझेंगे कि उनकी सियासत दारोमदार किस बात पर है और उनकी बेहतरी किस काम में है। तो हमें पूरा यकीन है कि इत्तेहादियों में से भी साथ देंगे। इत्तेहादी आए या ना है, अदम एतमाद इंशाल्लाह हो जाएगा। तो खाकान अब्बासी साहब, आप खुद कहते हैं कि कॉल्स आती रहेंगी, दबाव रहेगा तो फिर कामयाब नहीं हो सकता तहरीक आदम एतमाद की जो कोशिश है अपोजिशन जमातों की। फिर आपकी पार्टी के लोग खुद तस्लीम कर रहे हैं कि कॉल्स आ रही हैं, तो इसका मतलब फिर तहरीक आदम एतमाद नहीं आ सकेगी, आएगी तो कामयाब नहीं होगी। जी, हमने बताया था कहाँ से कॉल्स आई हैं। ये मामला काफ़ी संजीदा हैं और मैं नहीं समझता हूँ कि इस किस्म के मामला मुल्क में रहे तो हम ज़्यादा आगे चल सकेंगे। तो आज की ज़रूरत यही है कि ये जो गैर आइनी मुदाखलत है निज़ाम में वो ख़त्म हो और जो तहरीक है ये आगे चले। तो नहीं होगी ख़त्म तो फिर आप नहीं चलेंगे आगे और फिर तहरीक आदम एतमाद नहीं कामयाब करवा सकेंगे? जी, फिर अवाम खुद निपट लेंगे इन मामला से। ये मैं तो उस दिन से घबराता हूँ कि जब हमने अगर ये तजर्बे ना छोड़े और ये मुदाखलत ना ख़त्म की तो सड़क पे अवाम अज खुद आ जाएंगे और फिर मुल्क में अनारकी का माहौल होगा। तो आज भी वक्त है कि जो आइन है उसको मौका दें और अवाम की राय का एहतराम करें। तो खाकान अब्बासी साहब, ये आप चाहते हैं कि तहरीक आदम एतमाद के बाद नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए या तमाम अपोजिशन जमातें ही ये चाहती हैं, या उनका मौक़िफ़ ये है कि तहरीक आदम एतमाद के बाद जो अपोजिशन जमातों में से या कोई और मुतबादिल उम्मीदवार वज़ीर आज़म बने तहरीक आदम एतमाद के बाद? नहीं, हमारी जमात की अक्सरियत राय हमेशा ये रही है कि अदम एतमाद के बाद कोई हुकूमत बनने का मकसद नहीं है। वो हुकूमत क्या करेगी, क्या हासिल करेगी, क्या मुल्क के मसाइल हल कर सकेगी, इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि आप सीधा एक इलेक्शन में जाएं और आवाम को फिर एक दफ़ा किसी को मैंडेट देने दें, अपनी राय का इजहार करने दें, ताकि ये जो मुल्क के मामलात हैं वो दुरुस्त हो सके। एक हुकूमत बनकर इक़्तिदार में तो आप 1.5 साल 1.25 साल गुजार सकते हैं, लेकिन उस हुकूमत का मकसद कुछ नहीं होगा। ये बात तय है खाकान अब्बासी साहब के वज़ीर आज़म के खिलाफ पहले तहरीक आदम एतमाद आएगी, फिर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ, फिर स्पीकर का मामला होगा? जी, ये सब डिस्कशंस हुई हैं, लेकिन बेहतर यही समझा जाता है, अभी हतमी फैसला तो क़यादत ने करना है, लेकिन यही समझा जाता है कि अदम एतमाद वज़ीर आज़म के खिलाफ ही होना चाहिए। और जो बात आपने पहले कही तहरीक आदम एतमाद के बाद नए इंतखाबात की, इस पर तमाम अपोजिशन जमातों में इत्तेफाक है या अब इस पर आप बातचीत कर रहे हैं? ये भी मुशावरत का हिस्सा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर जो मंतकी सोच यही होती है कि एक हुकूमत बनाने का कोई मकसद नहीं है, हर हुकूमत बनाने का मकसद होता है कि आप मसाइल हल कर लेंगे। यहाँ तो हम अपोजिशन से आए हैं
और जिस किस्म की इलेक्शन हुआ था 2018 का, तो उस के नतीजे में जो हुकूमत बनेगी 1.25 साल के लिए, वो कुछ हल नहीं कर पाएगी। तो आज जरूरत यह है कि नई हुकूमत बने, अवाम फिर अपनी राय का इजहार कर सकें और मुल्क के मामलात आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद खाकान अब्बासी साहब। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। कायरा साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। पीपल्स पार्टी का सबसे पहले पुराना मौक़िफ़ था तहरीक आदम एतमाद लाने का, जिसकी वजह से फिर पीडीएम में भी इख्तलाफात हुए। अब जब अपोजिशन जमातें फिर से एक बार इकट्ठी हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी ही ज़्यादा तजवीज़ दे रही है, फैसले कर रही है, या फिर मुश्तरका तौर पर अपोजिशन जमातें फैसले कर रही है? और इस वक्त अपोजिशन जमातें तहरीक आदम एतमाद के मामले पर कहाँ खड़ी हैं? तहरीक आदम एतमाद की कामयाबी की नवीद इंशाल्लाह जल्द सुनाने के लिए खड़ी है, तैयार हैं। और जहां तक ताल्लुक ये है कि सारी जमातें, अपोजिशन की जमातें सब इस बात पे मुत्तफिक हैं। कल भी जब हमारा इख्तलाफ हुआ था तो इख्तलाफ कोई ये नहीं था कि प्रिंसिपली इख्तलाफ था। हमारा नुक्ता नजर भी ये था कि पहले ये तरीकाकार आजमा लिया जाए, ये ना हो तो फिर वो रास्ता जो बाकी दोस्त कह रहे थे, उनका ख्याल यह था कि वो मुनासिब वक्त और तरीकाकार नहीं था शायद। और ये बात अब वक्त ने साबित कर दिया कि ये हुकूमत मुकम्मल तौर पे फेल हुई पड़ी है और लोग इससे मुकम्मल तौर पे तंग हैं और अब ज्यादा मौजूद वक्त है। लिहाजा इस वक्त अपोजिशन की जमातें इस पे मुत्तफिक भी हैं और कोई इसमें लीड नहीं कर रहा, सारे इस पे बराबर के शरीक हैं और इंशाअल्लाह ताला मुशावरत से और इज्तिमाई दानिश से फैसले किए जाएंगे और इंशाअल्लाह कौम को अच्छी खबरें मिलेंगी। इस वक्त जो मौजूदा मुलाकातें हैं कमर जमान कायरा साहब, और कल भी बहुत अहम मुलाकातें हुई, आज भी शहबाज शरीफ साहब आसिफ जरदारी की मुलाकात हुई, फिर मौलाना फजल रहमान मुस्लिम लीग के रहनुमाओं से मिले और फिर आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से मुस्लिम लीग के रहनुमाओं के लिए इशाया। इस दौरान भी कोई इख्तलाफ मौजूद है किसी मामले पर? ये बहुत सारा इख्तलाफ नहीं है जी, लेकिन क्योंकि बहुत सारा ये कॉम्प्लिकेटेड इशू होता है ना, कोई इतना सादा सिंपल तो नहीं होता। और फिर हमारा आपस में भी हमने गवर्नमेंट के इत्तेहादी जमातों से राब्ते करने थे, उनके अपने मेंबरान से राब्ते थे और सबको बहुत सारी चीजें उनकी है जो उनको तसल्ली चाहिए होती है या उनको क्लैरिटी चाहिए होती है या बहुत सारी सेंसिटिविटीज है जिनका जिक्र करना शायद मुनासिब नहीं है यहाँ पे। उनके लिए आपको टाइम चाहिए होती है, इसीलिए इसके ऊपर डिटेल मुशावरत हुई है, हो रहे हैं ताकि कोई गलती ना हो। दूसरी तरफ जिस हुकूमत का हमें सामना है, उनको इल्जाम तराशी करते हुए, उनको हर्जा सराई करते हुए, उनको किसी हद तक जाते हुए बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होगी। यानी मैं आज सुन रहा था फवाद चौधरी साहब का एक क्लिप, चौधरी साहब फरमा रहे थे कि जी मीटिंग के अंदर आसिफ जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ ने तय कर दिया कौन कितने पैसे लगाएगा, क्या होगा और बंदे खरीदे जाएंगे, हमारे बंदों को पैसे ऑफर किया है इन्होंने। मैं हंस रहा था कि इस गवर्नमेंट का ये आलम है कि 2 दिन पहले जो कानून इन्होंने खुद बनाया, जिसके ऊपर सारा मुल्क खड़ा हो गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको स्टे किया है, उस कानून के जुमरे में खुद चौधरी साहब आ जाते हैं। कौन साबित करेगा, कहां से, किसने बताया इनको के अंदर क्या गुफ्तगू हुई? इतनी बात, इतने इल्जाम लगा के आप अपने खुद कानून के वज़ीर आज़म रोज फंसेंगे। ठीक है कायर साहब, अगर अपोजिशन जमातें हुकूमती अरकान को पैसे ऑफर नहीं कर रही तो क्या ऑफर कर रहे हैं, क्यों वो साथ देंगे आपका? इसलिए कि पाकिस्तान के अवाम का एक दबाव है। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम में शदीद गम और गुस्सा है। उन मेंबरान ने कल भी इलेक्शन लड़ा था और सारे मेंबरान इनके साथ नजरियाती तौर पे नहीं थे। अब तो खैर नजरिया रहा ही कोई नहीं इनका, लेकिन जिस भी नारे पे ये खड़े थे सारे मेंबरान उस लिए नहीं थे, बल्कि वो पॉपुलर एक हवा थी उसके साथ वो गए कुछ लोग। अब उन्होंने आइंदा इलेक्शन लड़ने हैं, उन्हें नजर आ रहा है कि आइंदा इलेक्शन पीटीआई के टिकट पे लेंगे तो इस सिंबल पे तो इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता, इलेक्शन में हार जाएंगे। लिहाजा उन्होंने ये भी देखना है कि हम अवाम के गजो गजब से कैसे बचते हैं और अपना आइंदा भी उस मुस्तकबिल सिक्योर करेंगे। ठीक है कायर साहब, आपने खुद ही एक बात कह दी कि ये मामला इतना सादा नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन के कुछ इकदाम और फैसलों से और भी ज़्यादा वाजे हो रहा है कि ये वाकई मामला सादा नहीं है। आपकी ऑपोजिशन जमातों के लोग ये कह रहे हैं कि अगले 2-3 हफ्तों में ही कुछ होने वाला है, तहरीक एतमाद होने वाली। मरियम औरंगजेब साहबा कहती हैं कि वो हफ्ते 1.5 के मेहमान हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, तो फिर लॉन्ग मार्च की क्या अफादियत रह जाएगी? ये तो तसादुम है तहरीक एतमाद की कोशिशों में और पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में। और फिर नून लीग ये कहती है कि हुकूमती अरकान उससे पंजाब में टिकट मांग रहे हैं हिमायत के बदले,
तो पीपल्स पार्टी के पास ऐसा क्या है जो वो बदले में दे सकें और फिर ये हिमायत मिले, चूंकि असल काम तो आपने विफाक और पंजाब में करना है। देखिए, जिससे कोई मदद मांग सकता है, जो किसी को कोई फेवर दे सकता है, अगर सिंध में किसी को कोई चाहिए होगी तो हमसे बात करेगा। यहाँ अगर है तो वो मुस्लिम लीग से बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम लीग ये सारी चीजें करने के बाद ही आगे बढ़ रहे हैं ना। अब मैंने यही कहा ना कि मुनासिब नहीं है, मेरे लिए भी मुमकिन नहीं है कि मैं सारी बातें यहाँ कर सकूं, कुछ बातें स्ट्रेटजी की हैं, तो ये चीजें यकीनन उन लोगों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होंगे जिनको एड्रेस किया जाएगा। बट सवाल ये है कि हमारे और उनके दरमियान कोई बोध तो नहीं है ना। उनके मेंबरान, अगर हम उनके मेंबरान को कोई तहफ़्फ़ुज़ है तो यकीनन वो तहफ़्फ़ुज़ अपना दूर करेंगे, लेकिन ना इस पे शहबाज शरीफ साहब को शक है। हाँ, रही बात कि जी ये अब 10 दिन में होगा, 2 दिन में होगा, 6 दिन में होगा, ये बात अब क़यादत बैठी हुई है, ये फैसला करेगी। जब वो फैसला कर लेंगे तो फिर पता चलेगा कि किसके जिम्मे क्या जिम्मेदारी होगी। कार साहब, मराहिल जो है इस तरीके अदम एतमाद के, उसके अंदर क्या इस वक्त तजवीज़ है कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पहले लाई जाएगी या वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ? अभी जो तजवीज़ सामने आ रही है खबरों में, उससे तो ये लग रहा है कि ये बात कही गई है आपकी ऑपोजिशन जमातों के इजलास में कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब को बनाया जाए, तो इससे तो लगता है कि पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद पहले आएगी, चूंकि उसके बदले में मुस्लिम लीग काफ फिर विफाक में आपकी हिमायत करेगी। अभी तो इसकी कोई मुसद्दका खबर नहीं है। गुजारिश यह है कि चौधरी साहबान जो अगर वो गवर्नमेंट का साथ छोड़ के आते हैं तो उनको जो तहफ़्फ़ुज़ होंगे वो भी दूर होंगे, लेकिन अगली गवर्नमेंट तो बननी ही चंद हफ्तों की है, या 2 महीने की गवर्नमेंट होनी है, उसमें वो क्या चीफ मिनिस्ट्री लेंगे? तो क्या मार्च में ही आएगी तहरीक अदम एतमाद? फिर देखिए, मार्च की भी तैयारी है, यानी मार्च जो 27 से शुरू होगा और इंशाल्लाह वो 7-8 तारीख तक इंशाल्लाह इस्लामाबाद में होगा, उसकी भी तैयारी है। इसलिए कि जब असेंबलियों के अंदर ये तहरीक चल रही होगी, ये तहरीक पेश होगी और बाहर आवाम सड़कों पे होंगे, तो सड़कों पे होने वाली जो हिद्दत है, जो गर्मी है, जो प्रेशर है, जो आवाम का एक जो ओपिनियन है, उसकी रिफ्लेक्शन आपको ऐवानों में भी नजर आती है, अदालतों में भी नजर आती है। सो वो भी बड़ा जरूरी है, लेकिन अगर उससे पहले कोई हतमी कंक्लूजन हो गया तो फिर शायद मैं उस पर बारे में कोई क्लियर नहीं हूँ, लेकिन फिर शायद उसकी जरूरत ना रहे। बहुत शुक्रिया आपका कमर जमान खैर साहब। हुकूमत का तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेने के लिए हमें वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक से बात करनी थी, लेकिन वो हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए। प्रोग्राम में अभी ब्रेक लेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे से मुतालिक। वो रूस पहुँच चुके हैं, वहाँ पर उनकी व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी होनी है और रूस यूक्रेन तनाज़े के हवाले से हम बात करेंगे यूक्रेन में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर मेजर जनरल रिटायर्ड अतर अब्बास से। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने वफ़द के साथ रूस पहुँच गए हैं और उनके 2 रोज़ा दौरे में उनकी बराह रास्त रूसी सदर पुतिन से 1-on-1 मुलाकात मुतवक्के है। वज़ीर आज़म की सदर पुतिन से मुलाकात एक ऐसे वक्त में हो रही है जब अमरीका और उसके इत्तेहादी यूक्रेन के मशरक़ी इलाकों पर कब्जा करने की वजह से पुतिन पर दबाव बढ़ाते जा रहे हैं और माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर यूक्रेन पर मुकम्मल कब्जा करने की कोशिश की गई तो मगरबी ममालिक में 1939 के बाद सबसे बड़ी जंग का खतरा पैदा हो सकता है। जबकि CNN ने दावा किया है कि हालिया पेशरफ्त के बाद यूक्रेन को अमरीका ने खबरदार किया है कि रूस की जानिब से हमला हो सकता है। इस पूरे मामले पर मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। बरतानिया और जर्मनी के बाद कल अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी रूस पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं और इन पाबंदियों को अमरीका की जानिब से इब्तदाई पाबंदियां करार दिया गया है। अमरीकी सदर ने कल रूस के 2 अहम मालियाती इदारों यानी रियासती बैंक्स पर पाबंदी आयद कर दी है। साथ ही रूस के मगरबी ममालिक में तजारती बॉन्ड्स और रूस के वो अफराद जो अशराफिया से ताल्लुक़ रखते हैं जिन पर पाबंदी आयद कर दी है और अमरीकी सदर के मुताबिक ये इक़दाम रूसी हुकूमत को मगरबी मालियाती निज़ाम से मुनक़ता कर देंगे। अमरीका ने रूस के जिन 2 बैंक्स पर पाबंदी आयद की है उनके असासों का तखमीना $80 अरब लगाया गया है। सिर्फ यही नहीं, कल अमरीकी सदर बाइडन ने ऐलान किया कि वो रूस के साथ सरहदी तौर पर जुड़ने वाले बाल्टिक रियासतों में इजाफी फौजी और साजो सामान के साथ रवाना कर रहे हैं, मगर साथ ही ये भी वाज़ेह किया कि ये फ़ौज वहाँ रूस से जंग लड़ने के लिए मौजूद नहीं होगी। जबकि आज अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में वाज़ेह किया है कि रूस की जाहिरियत अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम मुल्कों के लिए ख़तरा है। जबकि यूरोपियन यूनियन ने भी रूस पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। यूरोपियन यूनियन ने रूसी पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी के इन तमाम मेंबरान को ब्लैक लिस्ट कर दिया है जिन्होंने यूक्रेन के मशरक़ी इलाकों को आज़ाद तस्लीम करने के हक़ में वोट दिया था।
साथ ही यूरोपियन यूनियन में मौजूद इनके तमाम असासों को मुंजमद करने समेत इनकी यूरोप में आमदरफ्त पर भी पाबंदी आयद कर दी है। साथ ही ऐलान करदा 2 आज़ाद रियासतों को यूरोप से फ्री ट्रेड करने से भी रोक दिया गया है। सिर्फ ये ही नहीं, यूक्रेन मौजूदा सूरत हाल को देखकर मुल्क भर में इमरजेंसी के नफाज की तरफ बढ़ रहा है। इमरजेंसी की पार्लिमानी मंजूरी के बाद यूक्रेनी हुकाम के पास ये इख्तियार होगा कि वो लोगों की आमद-ओ-रफ्त और मीडिया की कवरेज को महदूद कर सके। ये मामला 30 दिन तक जारी रह सकता है। साथ ही यूक्रेन ने रूस में रहने वाले अपने तमाम शहरियों को वापसी की हिदायत जारी कर दी है और वाज़ेह किया है कि रूसी हमले का रद्द-ए-अमल फौरी होगा, जबकि रूस ने भी यूक्रेन से अपने सिफारती हमले के इनखला का अमल शुरू कर दिया है। अब जहां तकरीबन तमाम मगरबी ममालिक रूस के खिलाफ यकजा हो गए हैं, तो चीन रूस की हिमायत में आ गया है और अमेरिका की पाबंदियों पर सवालात उठा दिए हैं। चीन ने वाज़ेह किया है कि अमेरिका की नेटो के फैलाव की हिमायत से रूस के पास ज़्यादा ऑप्शन मौजूद नहीं थे, जबकि रूसी सदर पुतिन ने वाज़ेह किया है कि रूस अब भी मुश्किल मामलात के हल के लिए बराह रास्त डायलॉग करने के लिए तैयार है, लेकिन इसमें बात को वो दोहराना चाहता है कि रूस के मफादात और हमारे शहरियों की सिक्योरिटी हमारे लिए गैर मशरूत है, तो हम अपनी फ़ौज को बढ़ाते और बेहतर बनाते रहेंगे। हालात किस तरफ बढ़ रहे हैं, इसके नताइज क्या हो सकते हैं, इसी पर हम बात करेंगे यूक्रेन में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर अतर अब्बास से। अतर अब्बास साहब, शुक्रिया, आपके वक्त का कशीदगी तो मौजूद है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा रूस पहले से तय था। अब जब हालात हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मुश्किल होते जा रहे हैं रूस और यूक्रेन के हवाले से, और फिर जो दुनिया का रद्द-ए-अमल है ख़ासतौर पर अमरीका, बरतानिया और जर्मनी का, इन हालात में वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे के नताइज क्या हो सकते हैं? क्या फिर भी अच्छा साबित होगा या फिर इससे कोई किसी किस्म की मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं? देखिए, मेरी ज़ाती राय में तो ये दौरा इस वक्त की मुनासबत से सही टाइम नहीं है, लेकिन चूँकि ये दौरा पहले से तय था और उसके बाद ये हालात में तब्दीली आई है, तो इस वजह से ये दौरा मुमकिन हो रहा है। मुनासिब तो यही होता कि दोनों ममालिक जो है इस बात पे अगर राज़ी हो जाते कि इस दौरे को मुलतवी कर दें, तो मेरे हिसाब में पाकिस्तान के लिए वो ज़्यादा वो सूरत हाल बहुत ज़्यादा मुनासिब थी। लेकिन चूँकि अब दौरा हो रहा है तो उसमें ख़्याल इस बात का है, जो कि ख़दशा है कि कहीं बहुत ज़्यादा मनफी मैसेजेस या सिग्नल्स जो है वो जाने नहीं शुरू हो जाएं। जो वहाँ की सूरत हाल है इंतहाई गैर यकीनी है, बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है, हर लम्हे हालात जो है वो मुख्तलिफ करवट ले रहे हैं। इस वक्त मैं समझता हूँ कि रूसी सरकार का और रूसी अवाम का जो तवज्जो का मरकज़ होगा वो ये जो जंग है और ये जो हालात कशीदगी और तनाव है, इसका ऊँट किस करवट बैठता है इस सूरत हाल में। तो अब वहाँ पाकिस्तान का दौरा, वज़ीर आज़म का दौरा, उसको ना चाहते हुए भी रूस सरकार, वहाँ का मीडिया उसको इस्तेमाल कर सकता है, इसको एक स्पिन दे सकता है, इसमें ट्विस्ट आ सकते हैं। और वो मैसेजेस अगर जो मगरबी दुनिया है, यूरोप है, अमेरिका है, उनको वो कैसे देखेंगे इस दौरे को। तो ये इस वजह से इस बात का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा कि जो अगराज़ व मकासद इस दौरे के हैं वो बड़े वाज़े तौर पे सब हर तरफ जो जाने चाहिए, मीडिया के थ्रू, अपने डिप्लोमेसी के थ्रू, फॉरेन मिनिस्ट्री को इसमें रोल अदा करना है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को रोल अदा करना है, हमारे सफारत खानों को रोल अदा करना है कि कहीं इसके मनफी असरात जो हैं वो वापस पाकिस्तान पे ना पड़े। क्योंकि बहरहाल हम मगरबी दुनिया से इक़्तिसादी तौर पे भी, सियासी तौर पे भी, ख़ास तौर पे यूरोपियन यूनियन है, एक बहुत बड़ा तिजारती माहिदा है हमारा उनके साथ। GSP प्लस का हम हिस्सा हैं, वो कंसेशंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा ट्रेड वहाँ से बढ़ा है, तकरीबन 8 बिलियन यूरोस तक गया हुआ है। तो इस वजह से कहीं ऐसा ना हो कि इसको रूस इस तरह इस्तेमाल करे कि ना सिर्फ हमें इसका नुकसान उठाना पड़े या यूरोपी ख़ास तौर पर ममालिक जो हैं वो हमसे कहीं तिजारत में उनकी कशीदगी ना आ जाए। तो इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। अतर अब्बास साहब, फरवरी 2014 में क्राइमिया की एनेक्सेशन हुई, उसके बाद आप यूक्रेन में सफ़ीर तैनात हुए, और ये हम जानना चाहते हैं कि उस वक्त के हालात,
जो रूस के इक़दाम थे और अब के हालात में क्या फ़र्क है? क्या इस वक्त क्या पिछले दफ़ा से भी ज़्यादा संगीन हालात का सामना करना पड़ सकता है? और जो इंतहाई कदम उठाया रूस ने, वो क्या लुहांस्क और डोनेट्स्क के मुतालिक अब भी हो सकता है ऐसा? क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त जो रूस का तरीक़ेकार है उसमें ये हालात मज़ीद कशीदगी की तरफ, मज़ीद संगीनी की तरफ जा सकते हैं? मैं समझता हूँ 2014 एक बड़ा ही तारीख़ी साल है जिसमें कि ना सिर्फ यूक्रेन ने ये जो सदर थे उस वक्त यूक्रेन के, उन्होंने जो यूक्रेन की उससे पहले जो फैसला हुआ था कि यूरोपियन यूनियन में वो जा रहे हैं और उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको नल एंड वॉइड कर दिया था, जिसके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हुए थे और फिर जो विक्टर यानुकोविच सदर थे उनको वहाँ से फ़रार हासिल करनी पड़ी थी। इसी के नतीजे में फिर वहाँ रूस ने रद्द-ए-अमल के तौर पे क्रीमियन पेनिनसुला जो है उस पर कब्ज़ा कर लिया था, और ये जो डॉनबस रीजन है जो कि रूस की सरहद के साथ है, डोनेट्स्क और लुगांस्क रिपब्लिक्स हैं इधर, उसमें फिर ये जंग शुरू हो गई थी। असल में इसमें जो समझने वाली बात है वो ये कि 30% से ज़्यादा जो यूक्रेन की आबादी है वो रशियन स्पीकिंग है, और ये यूक्रेन के मशरक़ के अंदर जो रूस की सरहद है उसके साथ आबादी वाले इलाके हैं। उस वक्त जो ये कशीदगी वहाँ थी वो यही थी कि आपस में जो यूक्रेनियन और रशियन स्पीकिंग हैं, सेपरेटिस्ट कहलाते हैं, वो इनमें जंग शुरू हो गई थी। लेकिन इसकी जो जड़ें हैं वो मिन्स्क के 2 माहदे हुए थे, मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2, और उसमें ये बात तय पाई थी कि इनके ऊपर अमल दरामद कराया जाएगा, और ख़ास तौर पे जो इलाके कशीदगी का शिकार हुए थे लुगांस और डोनेट्स्क, इसके अंदर ऑटोनॉमी देने से पहले इलेक्शंस कराए जाएंगे, इंटरनेशनल मॉनिटर्स आएंगे और वो इंश्योर करेंगे कि एक रेफरेंडम के तौर पे यहाँ नई हुकूमतें बने और वो हुकूमतें फिर यूक्रेन की पार्लियामेंट का हिस्सा हों। अब इसके अंदर जो खेल है असल वो ये था कि रूस का जो इसके अंदर इंटरेस्ट था वो ये था कि अगर इनको आज़ादी मिल जाती है, इसमें पार्लियामेंट में आवाज़ इनको मिल जाती है इन इलाकों को, तो वो फिर यूक्रेन की जो यूरोपियन यूनियन में शमूलियत है या नेटो से अगर जो ताल्लुकात वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या हिस्सा बनने जा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ एक आवाज़ यूक्रेनियन पार्लियामेंट में उठाई जा सकेगी, जिसको के जिसे कहते हैं कि यूक्रेनियन जो हैं, ख़ास तौर पे जो सियासी क़यादत है यूक्रेन की और उसके साथ यूरोपियन यूनियन शामिल है, अमेरिका शामिल है, वो एक फुट ड्रैगिंग यानी उसको टाल मटोल होता रहा और डिले होता रहा। 2015 का ये माहिदा है और अभी तक इसके ऊपर अमल नहीं हुआ था। उसकी वजह यह है कि यूक्रेन और उसके जो मगरबी ममालिक हैं, अमेरिका है, उनको ये अंदाज़ा है कि अगर इन रीजन्स के लोग उनकी पार्लियामेंट में आ गए तो वो जो नेटो से या यूरोपियन यूनियन से यूक्रेन उनके साथ इलाक़ चाह रहा है उसकी मुखालफत करेंगे और ये इसमें रूस का फ़ायदा होगा। तो इस वजह से वो इस बात को मुलतवी करते आए हैं और अभी तक नहीं हुआ है। और अब रूस ने चूँकि महसूस किया है कि झुकाव बहुत ज़्यादा यूरोपियन यूनियन की तरफ हो रहा है यूक्रेन का, और उसने ऐलान कर दिया है कि ये एक रेड लाइन होगी। मैं समझता हूँ कि ओपन इन्वेजन नहीं होगी रूस की जानिब से, लेकिन इन इलाकों में चूँकि एक ऑलरेडी गुरिल्ला जंग चल रही थी, एक प्रॉक्सी वॉर थी, उसको इंटेंसिफाई किया जाएगा और उसके ज़रिए प्रेशर बनाया जाएगा। ख़ास तौर पे इन इलाकों में जो रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो अभी भी रूस की हिमायती है और उसी में इनके सेपरेटिस्ट जो हैं वो जंग कर रहे हैं। आतिफ साहब, अमेरिका का तो रूस मुखालिफ मौक़िफ़ है ही वाज़े तौर पर, लेकिन यूरोप की बहुत बड़े पैमाने पर तिजारत है रूस के साथ, और फिर जर्मनी ख़ास तौर पर जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 को उसने मुअत्तल किया है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इन्हिसार गैस के मामले पर रूस पर है यूरोप का और बड़े ममालिक का। उस सूरत में किस हद तक अफोर्ड कर सकता है जर्मनी और दीगर बड़े यूरोपियन ममालिक इस पाबंदी को, इस सस्पेंशन को और इस कशीदगी को, और उसके फिर अगर ये चीज़ आगे चलती है तो फिर पाकिस्तान के लिए क्या नताइज हो सकते हैं? आलमी मंडी में तेल की कीमतें पहले ही बढ़ रही हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का उस पर असर आएगा और फिर यहाँ पर महंगाई होगी। मज़ीद क्या इक़्तिसादी तौर पर चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है? और ख़ासतौर पर इस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे के नतीजे में आलमी बरादरी, वो ममालिक जो रूस के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगा रहे हैं, उनकी नज़र में पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी? फिर जो एनर्जी सिक्योरिटी है यूरोप की,
वो अमेरिका और यूरोप के जो बहुत से ममालिक हैं वो ये नहीं चाहते कि ये एनर्जी सिक्योरिटी का टोटल कंट्रोल वो रूस के पास चला जाए। नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 के साथ ही लगाई गई है, जो इसमें इससे गैस आएगी वो डबल कर देगी ना सिर्फ गैस की फरहमी बल्कि जो रूस को इससे आमदनी होती है। मौजूदा पिछले साल जो आमदनी हुई है वो $60 बिलियन की रूस ने गैस फराहम की है यूरोप को। और अगर नॉर्ड स्ट्रीम 2 जिसका जर्मनी ने ऐलान किया है कि हम उसको मुलतवी करते हैं, उसकी सर्टिफिकेशन अभी नहीं करेंगे, वो अगर ऑपरेशनल हो जाती है तो टोटल इन्हसार एक बहुत बड़ा 40% से ज़्यादा इन्हसार जो है यूरोप का वो रूस की गैस और रूस की ये एनर्जी की फरहमी पे होगा। यूरोप के पास फ़िलहाल कोई इमीडिएट अल्टरनेटिव नहीं है इस एनर्जी को दूसरी जगह से हासिल करने का, लेकिन अमेरिका का और जो रूस मुखालिफ यूरोपियन ममालिक हैं वो ये चाह रहे हैं कि अल्टरनेट इसके पैदा की जाए, चाहे वो कतर से LNG आए या अमेरिका से LNG आए, लेकिन रूस को इस बात ये डिनाई कर देना चाहिए कि यूरोपियन एनर्जी सिक्योरिटी का कंट्रोल जो है वो यूरोप के पास, यूरोप से रूस के पास चला जाएगा। उसमें इनको खदशा ये है कि उसको अगर किसी सही वक्त पे रूस ने इस्तेमाल किया तो वो शदीद नुकसानदेह होगा पूरी मगरबी दुनिया के लिए और अमेरिका के लिए। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान को इन सब हालात का जायज़ा लेके इक़दाम उठाने चाहिए, क्योंकि इसमें पाकिस्तान अलहदा नहीं है। आपकी बात जो है वो पूरे एक तनाजुर के में होनी चाहिए, क्योंकि अगर मगरबी दुनिया एक स्टैंड ले रही है, अमेरिका एक स्टैंड ले रहा है, तो उसके बजाय इसके कि आप अगर उसके साथ नहीं भी चलना चाहते हैं तो एक दरमियानी रास्ता इख्तियार करें। और हमारा कोई सियासी या इस ख़ास तौर पे जो मौजूदा हालात है इसमें हमारी कोई ऐसी पोजीशन नहीं है जिससे नज़र आए कि हम रूस की हिमायत कर रहे हैं या यूक्रेन की हिमायत कर रहे हैं या मगरबी दुनिया की खुल के हिमायत कर रहे हैं। तो ये इस चीज़ को बहुत ही केयरफुली आगे बढ़ाना होगा। बहुत शुक्रिया आपका अतर अब्बास साहब। इंतहाई हसास मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान का ये दौरा रूस, और वो कह चुके हैं कि वो जंग के ख़िलाफ़ हैं, वो अमन और मुज़ाकरात की बात करते हैं। उन्होंने इंटरव्यू में भी ये बात कही। दूसरी तरफ रूस का यूक्रेन के हवाले से इस वक्त जारहाना मौक़िफ़ है, इसीलिए इस बात पर नज़र होगी कि वहाँ पर क्या बातचीत होती है और इस हवाले से पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ सामने आता है। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक। हुकूमत के मतनाज़े पेका ऑर्डिनेंस पर सख्त तनकीद हो रही है। अपोजिशन, सहाफ़ती तंजीमें, सिविल सोसाइटी, बार काउंसिल, हुकूमती इत्तेहादी और ख़ुद हुकूमती कानूनी टीम के सरबराह अटॉर्नी जनरल ने पेका ऑर्डिनेंस की मुखालफत कर दी है और इसे मौजूदा शक्ल में ड्रैकोनियन कानून करार दे दिया है। आज नून लीग ने भी इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने का ऐलान किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर करने का फैसला किया, जबकि पीपल्स पार्टी पहले ही पेका ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने का ऐलान कर चुकी है। मगर ऑपोजिशन से पहले सहाफ़ियों की तंजीम पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की दरख्वास्त पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा समाअत हुई, जहां अदालत ने FIA को पेका एक्ट के सेक्शन 20 के तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया है। हमारे नुमाइंदा अवैस यूसुफजई के मुताबिक आज समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऐसे क्या हालात थे जिनकी बुनियाद पर यह ऑर्डिनेंस जारी करने में जल्दी थी, कोई हंगामी सूरत हाल भी पैदा नहीं हुई थी। दरख्वास्त गुजार के वकील के मुताबिक हुकूमत की जानिब से जल्दबाजी मज़मूम मकासद को जाहिर करती है। चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अवामी नुमाइंदे के लिए तो हद तक इज्जत का कानून होना ही नहीं चाहिए। जिम्बाब्वे और युगांडा भी हद तक इज्जत को फौजदारी कानून से निकाल चुके हैं। FIA पहले ही SOPs जमा करवा चुकी है। SOPs के मुताबिक सेक्शन 20 के तहत किसी शिकायत पर गिरफ्तारी ना की जाए। SOPs पर अमल ना हुआ तो DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला जिम्मेदार होंगे। अदालत ने पेका एक्ट में तरमीम से मुतालिक मामलत के लिए अटॉर्नी जनरल को कल तलब कर लिया है। आज की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने लिखा कि बाती नज़र में यह ऑर्डिनेंस पहले से मौजूद मुजरिमाना हद तक इज्जत को बज़ाहिर मजीद जाबिराना और ड्रैकोनियन बनाने का असर रखता है। अब सूरत हाल यह है कि पेका एक्ट के सेक्शन 20 में हालिया तरमीम के बाद हद तक इज्जत को फौजदारी, नाकाबिल ज़मानत और काबिल दस्तअंदाजी जुर्म बना दिया गया है, यानी FIA को बराह रास्त गिरफ्तारी का इख्तियार दे दिया गया है। इसकी सज़ा भी 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। अहम बात यह भी है कि पेमरा के लाइसेंस याफ्ता TV चैनल्स को इस हवाले से जो इस्तिस्ना हासिल था उसे भी हालिया ऑर्डिनेंस के जरिए वापस ले लिया गया, यानी इस मतनाज़े कानून का इतलाक अब TV चैनल्स और रेडियो पर भी होगा और हद तक इज्जत से मुतालिक किसी भी शिकायत पर मुतल्लिका चैनल की इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और इन्हें 5 साल तक सज़ा दी जा सकती है। मगर दूसरी तरफ इस ऑर्डिनेंस पर तनकीद का सिलसिला भी जारी है
और अब खुद अटॉर्नी जनरल के खदशात सामने आए हैं। इनकी कल इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से तफसीली मुलाकात भी हुई, जिसमें उन्होंने पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस के कानूनी पहलुओं से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। मुलाकात के बाद अटॉर्नी जनरल ने मीडिया को बताया कि पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस मौजूदा शक्ल में ड्रैकोनियन कानून होगा, इसलिए मौजूदा शक्ल में नाफिज नहीं हो सकता। हुकूमत का आज़ादी इजहार पर कदगन लगाने का कोई इरादा नहीं है। इसके अलावा हुकूमती इत्तेहादी भी पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस पर सख्त खदशात का इजहार कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि हुकूमती इत्तेहादी MQM से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने इस कानून को ड्राफ्ट किया है और इसका दिफा कर रहे हैं, मगर MQM से ही ताल्लुक़ रखने वाले दूसरे वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखकर अपने खदशात से आगाह किया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा किया कि पेका ऑर्डिनेंस के खिलाफ होने वाले मुत्तफ़िका एहतजाजी आवाज़ों पर तवज्जो दी जाए और जितनी जल्दी हो सके सहाफ़ती बरादरी और सिविल सोसाइटी के साथ मशावरती अमल का आगाज़ करें। उनसे पहले MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कह चुके हैं कि ऐसे किसी भी ऑर्डिनेंस की हिमायत नहीं कर सकते जिससे जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और माशरती आज़ादी पर कदगन लगती हो। जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और माशरे की आज़ादी पर कदगन लगती है। MQM ऐसे किसी बिल की हिमायत नहीं कर सकती है। अटॉर्नी जनरल और MQM की मुखालफत पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने रद्दअमल देते हुए कहा कि जो कानून साजी हुई है वो अटॉर्नी जनरल और अमीनुल हक के इल्म में थी। मैं उनसे समझना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बात कही क्यों, क्योंकि वो तो सारे प्रोसेस का हिस्सा थे। जो भी लेजिस्लेशन हुई है अटॉर्नी जनरल साहब के भी इल्म में थी और अमीनुल हक साहब के भी इल्म में थी। ऑर्डिनेंस जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है वो एक जज साहब को तो बिल्कुल उसको रिस्ट्रेन नहीं करना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट में 3 जज सुनते हैं, फुल बेंच बने और उसके ऊपर नुक्ता नज़र सुन के फिर फैसला करें। और ये कि कानून ही नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही एक मैं समझता हूँ कि गलत बात है। अब कल पेका ऑर्डिनेंस से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअत काफ़ी अहम होगी, जहाँ अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान न सिर्फ अदालती मामलत करेंगे बल्कि हुकूमती पॉलिसी बयान भी देंगे। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम।